और हिमाचल टुडे की टीम जो है वो धर्मशाला पहुंची है और यहाँ पर एक और अहम शख्स से आपका तारुफ करवाने वाले हैं। कांग्रेस के एक कद्दावर नेता कहे जाने वाले मेजर विजय सिंह मनकोटिया हमारे साथ हैं, जो अब बीजेपी की जो है वो छत्र छाया में है। नमस्कार सर। धन्यवाद, नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मौका आपने मुझे दिया आपके साथ बातचीत करने का। अरे सर, क्या बात है। और हम भी आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। सर, कांग्रेस में एक अलग आपका ओहदा रहा है, एक आपका एक चार्म रहा है। इलेक्शन में अगर हम देखें, वहां से बीजेपी में आना, सबसे पहला हर कोई आपसे यही सवाल कर रहा है और मेरा भी बेसिक और सबसे पहला सवाल यही है कि क्यों इतने साल बाद, क्यों कांग्रेस को इतने साल दिए हैं आपने, अब बीजेपी में क्यों? ऐसे था ठाकुर जी की 5 साल तो ये जो अभी गुजरे हैं इलेक्शन के बाद, मैं ये पिछला इलेक्शन आज़ाद लड़ा था। पहला इलेक्शन जो मैंने अपने राजनीतिक जीवन में शुरुआत की थी, वो भी किसी पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया था। मेरा फौजी बैकग्राउंड है, फौज से आया था मैं, तो टिकट नहीं दिया था। वो भी मैं आज़ाद लड़ा और जीत गया था मैं। उस वक्त भी बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों को मैंने हराया था। बीच में फिर कांग्रेस ने बड़ी इच्छा प्रकट की कि आप हमारे साथ चलिए, तो उनके साथ जुड़ा मैं। लेकिन बहुत लंबी, मेरे जिसको शेल्फ लाइफ कहते हैं, वो शेल्फ लाइफ मेरी लंबी नहीं थी। एक्सपायरी डेट जल्दी ख़त्म होती गई मेरी कांग्रेस में, क्योंकि मैं समझता था कि जो वायदे हम चुनाव के दौरान करके आए हैं और जब हम कहते थे कि हम एक ईमानदार सरकार देंगे, एक ईमानदार शासन देंगे, इसमें भ्रष्टाचार नहीं होगा, आप लोगों के साथ धोखा नहीं होगा, वायदे पूरे करेंगे, वो मैंने कोई 2 साल तो मैं इंडिपेंडेंट ही रहा। फिर जब कांग्रेस के साथ मिला 1985 में, फिर से चुनाव हुआ, तो उसके बाद मैंने देखा कि उसकी तो जो कुछ कहा था उसके बिल्कुल विपरीत जा रही थी पार्टी। और भीतर रह के मैंने देखा कि लेन देन का सिलसिला शुरू हो गया। वो भी वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में, वो मुख्यमंत्री बन गए थे उस वक्त। और हमने कहा, सब कहते थे कि तो राजा है, अच्छा खाता पीता, उसको किसी की ज़रूरत नहीं। तो फिर पता लगा कि नहीं, ये तो करना पड़ता है, पार्टी फंड है ये। मतलब उनके लिए एक स्क्रीन बन गया, उनके लिए पर्दे के पीछे की, जी हम पार्टी फंड कलेक्ट कर रहे हैं। पार्टी फंड पार्टी के लिए जाता होगा थोड़ा, पर एक लार्ज चंक जो था, बहुत बड़ा उसका हिस्सा जो था, किस किस की जेब में जाता है तो मैं जानता हूँ इसके बारे। और ये सब राजा के आंखों के नीचे हो रहा था या उनके समझ में हो रहा था? समझ में हो रहा था। ओके, एक बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, क्योंकि राजा जो है वो एक बहुत बेहतरीन जो है वो शख्स माने जाते रहे हैं साधन संपन्न और परिवार से आते बिल्कुल थे। बिल्कुल साधन राजा रहे हैं, और उन पर ये आरोप लग रहे हैं कि उनके आंखों के सामने ये सब होता रहा और उन्होंने नहीं रोका। और अगर मैं, कई लोग कहते थे कि ये झूठे आरोप लगा रहे, अगर मैंने झूठे आरोप लगाए होते तो उसकी पुष्टि हाई कोर्ट, दिल्ली का हाई कोर्ट नहीं करता, क्योंकि उसमें 500 सफ़े की चार्जशीट उनके ऊपर बनी और रेड भी हुई, इनकम टैक्स की भी रेड हुई, ईडी की भी रेड हुई, और 18 ठिकानों के ऊपर उनकी रेड हुई। और उस वक्त भी वो मुख्यमंत्री थे, लास्ट टाइम थी उनकी। बड़ी शर्म की बात थी। तो वो फिर सारा उजागर हुआ। अब वो चार्जशीट उनके ऊपर दायर हुई है, वो तो रहे नहीं। उनकी धर्मपत्नी है, जिनको सोनिया जी ने अब यहाँ राज्य का कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना दिया है। बेटे भी उसमें दोषी ठहराए गए हैं, अपराधी हैं, तो ये बेल के ऊपर छूटे हैं। और ऐसे ही उनकी एक भतीजी लगती है, वो डलहौजी से एमएलए हैं, एआईसीसी की सेक्रेटरी भी हैं, वो आशा कुमारी उनका नाम है। पंजाब में बड़े सक्रिय थे, क्योंकि पंजाब का जब इससे पूर्व चुनाव हुआ था तो उसके प्रभारी थे कांग्रेस के, तो वहाँ भी उनके ऊपर केस दर्ज हुआ है लेन देन का। पर उनका केस यहाँ हिमाचल के चंबा डिस्ट्रिक्ट में दर्ज हुआ, उनको सज़ा हुई, उन्होंने अपील की हाई कोर्ट में, हिमाचल हाई कोर्ट में। हमें जो सुना था कि मुख्यमंत्री के साथ नाता रिश्ता होने के कारण हिमाचल कोर्ट में उन्होंने कहा कि नहीं, सज़ा ठीक नहीं है। उसके विरुद्ध मेरे ख्याल कोई बीजेपी के ही लोग फिर सुप्रीम कोर्ट में चले गए कि साहब ये तो गलत फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट में फिर केस चला और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त उसके ऊपर टिप्पणी की कि हाई कोर्ट ऐसे कैसे, ये जो तथ्य पेश किए हैं, सबूत पेश किए, उनको कैसे नज़रअंदाज कर सकता है। सेंड दिस केस बैक टू हिमाचल हाई कोर्ट, रीट्रायल होगी इसकी। तो रीट्रायल चली। उस रीट्रायल में कुछ साल पहले चंबा के जो स्पेशल कोर्ट था, वहाँ उन्होंने वो सज़ा सुना दी आशा कुमारी को 1 साल की, और फिर उन्होंने उसके अगेंस्ट अपील हाई कोर्ट में की है, वो अभी तक पेंडिंग है।
मैंने आरटीआई भी की है हाई कोर्ट में कि एक तो डायरेक्शन केंद्र ने दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि जो वीआईपी हैं जैसे कि एमपी, एमएलए, मंत्री इत्यादि हैं, इनके पॉलिटिकली इनके ऊपर जो केस चलते हैं आप इनका फैसला 1 साल के अंदर अंदर करिएगा, इनको बड़ा लंबा मत डालिएगा, कई साल तक चलते रहते हैं, मैनेज कर लेते हैं वो। तो उनको मैंने कहा कि ये केस कब का चल रहा है, 1 साल तो गुजर गया, शी इज़ अ सिटिंग एमएलए, नेता है वहाँ की, और फिर चुनाव लड़ने के लिए उतर रही हैं, तो क्यों अभी तक फैसला नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि अब डायरेक्शन दी है कि उनका केस हमने डिसाइड करना है, उम्मीद है बहुत जल्दी हम कर देंगे। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा। दिल्ली के लिए भी मैंने कहा, मैंने डायरेक्टली गृह मंत्री को लिख दिया कि आपके नीचे सीबीआई आती है, ईडी आती है, सब आती है, ये जो केस चला है, तो ये सारी चीजें आपने कांग्रेस में रहते हुए की? ये सारी की मैंने। और मैं फिर मेरे पर जो जो इल्ज़ाम जो लगा, जिससे मेरे से बड़े परेशान हुए और पूरे मुझे निष्कासित करते रहे ना, वो ये था कि ये सार्वजनिक क्यों कर देता है इन बातों को, एंड व्हाई डज ही गो टू द प्रेस, मीडिया के साथ इसकी बार बार बातचीत क्यों होती है, इसको पार्टी डिसिप्लिन करना चाहिए, पार्टी डिसिप्लिन के अंदर रहना चाहिए। तो मैंने कहा पार्टी डिसिप्लिन कौन सी पार्टी है जो कहती है कि आप भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज़ नहीं उठाइए, बेशक आपकी घर की पार्टी हो क्या भी हो। तो उसके ऊपर टकराव हुआ वीरभद्र सिंह के साथ, बड़ा बहुत टकराव हुआ, और फिर एक ऐसी नौबत आ गई ठाकुर साहब की, वो समझने लगे कि मैं उनकी कुर्सी का दावेदार बन गया हूँ। लोगों में अपने आप को सीएम बनता हुआ देख रहे हैं। लोगों में ज़्यादा थोड़ी लोकप्रियता होने लग पड़ी इसी चीज़ की वजह से कि ये निर्भीक हैं, दम रखते हैं, थोड़े दबंग हैं, डरते नहीं हैं, और इसलिए वो किया। एक बार जब हमने एजिटेशन की इसके लिए, तो उन्होंने हमारे पास केस बना के धर्मशाला जेल में 32 दिन के लिए रखा हमें यहाँ। शुक्रिया है कि यहाँ की जुडिशरी ने बाहर निकाल के फेंक दिया कि आपने झूठा केस बनाया इनके ऊपर, पर सत्ता में होने का दुरुपयोग उन्होंने खूब किया मुझे सताने के लिए, पर फिर भी मैं करता रहा, मुकाबला करता रहा। अब यहाँ तक नौबत आ गई थी कि जैसे कहते हैं मैं उनको पचता नहीं था, जैसे कोई खाने में कोई चीज़ जो है पचती नहीं, उनको मैं पचता नहीं था। तो फिर वो युद्ध बहुत बड़ा शुरू हो गया, डायरेक्टली टकराव हो गया फिर वीरभद्र सिंह के साथ, और फिर मैंने जितना भी मुझे मिल सकता था, और लोग बाग मुझे इन्फॉर्मेशन देने के लिए तैयार थे, क्योंकि वो जानते थे कि एक तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, अगर हम इनको अंदरूनी बातें निकाल के देते हैं तो ये बिकेंगे नहीं। इसलिए मेरे पास बहुत मटीरियल है जो मैं प्रेस और मीडिया के, प्रिंट एज वेल एज आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से देता रहा, बस उससे बहुत इनको तकलीफ हुई। तो आज दिन तक इस चुनाव में भी फिर कह रहे थे कि आप कांग्रेस का टिकट ले लो, मैंने कहा उसी झुंडली में फिर मैं शामिल हो जाऊं, तो मेरी तरह कोई मूर्ख महामूर्ख हो नहीं सकता है जो जानता है कि आपका कल्चर जो है वो कितना बिगड़ चुका है, मतलब थरली करप्ट पीपल है। और मैं समझता हूँ कि मैं अकेला नहीं हूँ, जो पलायन कांग्रेस से राष्ट्र स्तर के ऊपर हुआ है, जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह छोड़ के बीजेपी में चले गए, गुलाम नबी आज़ाद छोड़ के जम्मू कश्मीर चले गए, वो RPN सिंह चले गए, वो प्रसाद क्या नाम है उनका, वो जो मंत्री थे राहुल गांधी, यंग ब्रेड ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए, मतलब कौन सा व्यक्ति है, यहाँ के अश्वनी कुमार चले गए, मंत्री हुआ करते थे मनमोहन सिंह जी के लॉ मिनिस्टर, वो चले गए, वो आपके पंजाब के जो अध्यक्ष थे पार्टी के मंत्री भी थे जाखड़ सुनील जाखड़ साहब, वो चले गए। मैं आपको लिस्ट दे सकता हूँ, मेरे पास लिस्ट है, बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपके पास है। परेशान इसलिए हुए ना क्योंकि उन्होंने एक जो कांग्रेस का कल्चर था, जिस कांग्रेस पार्टी का इतिहास था कि स्वतंत्रता संग्राम जो था वो कांग्रेस के झंडे के तले ही लड़े ना, हम राष्ट्रध्वजा बोलो, और उन्होंने वो आज़ादी दिलवाई। और बहुत अच्छी नसीहत गांधी जी छोड़ के गए थे, जिसका जिक्र नहीं करते हैं कांग्रेस पार्टी, कि द रोल ऑफ कांग्रेस पार्टी इज ओवर, कि हमने आज़ादी दिलवानी थी देश को। अगर आपने इसको पॉलिटिकल एक दल के रूप में लाना है तो फिर इसका नाम बदल दीजिएगा, वो कांग्रेस इतिहास में जाएगी जिसने संघर्ष किया, स्वतंत्रता संग्राम किया और आज़ादी दिलवाई। वो पॉलिटिकल पार्टी से अलग होनी चाहिए, माने नहीं, और विरासत में उन्होंने जो कुछ पाया उसका उन्होंने फ़ायदा उठाया। इतने साल लोग यही सोचते रहे कि इन्हीं ने आज़ादी दिलवाई, इन्हीं को सत्ता में 40 साल तक वो रूल करते रहे, नेहरू जी से, इंदिरा गांधी जी से, राजीव जी से, बीच में सरकारें थोड़ी बदली, एक तो 70 में बदल गई थी,
जब इमरजेंसी लगी थी, एक वीपी सिंह जी आगे थे जनता दल। एक दौर है, ये एक पुराना दौर है, लेकिन अभी का जो सिनेरियो है कि कंपटीशन है, इलेक्शन मूड है। आपने बीच में बात की टिकट की कि कांग्रेस कह रही थी कि भाई आप टिकट ले लो, वहीं खबरें ये भी आ रही थी कि आम आदमी पार्टी से भी आपको टिकट का ऑफर आया। जी, वो भी ऑफर आया और हमने भी समझा कि यहाँ एक तीसरे विकल्प की बहुत ज़रूरत है। मैंने कई पर्सन से समझा है मैंने। दूसरी चीज सर ये भी है कि जब आप कांग्रेस में थे तो आप बीजेपी पार्टी की भी रज के बुराई करते थे और आज उसी के दामन में। जी, ये ठीक है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि उस वक्त भी मेरी भूमिका थी कि अगर बीजेपी में भी ऐसे तत्व हैं, जैसे मैं कांग्रेस की बुराई जो है सार्वजनिक करता था, उजागर करता था, जो जैसे विधानसभा में था वहाँ बोलने का मौका मिलता था, उस वक्त इनके बरखिलाफ भी मुझे मटीरियल आता था। फिर मैं कांग्रेस के साथ विपक्ष में भी बैठा, जनता दल में आके भी विपक्ष में बैठा, इंडिपेंडेंट फिर विपक्ष में बैठा। तो जो मेरे पास मटीरियल आता था, लोगों का जो भरोसा था कि इनको अगर हम मटीरियल देंगे, क्योंकि सबूत तो चाहिए ना, विदाउट एविडेंस आप बोल नहीं सकते हैं, तो वो मुझे देते थे, इनके बरखिलाफ भी देते थे। तो उस ये मतलब बीजेपी के खिलाफ। के बरखिलाफ भी देते थे, तो इनके बरखिलाफ भी मैं बोला, मतलब जाहिर किया ना कि ये आपकी कमियां हैं। आप भी कहते हैं वी आर अ पार्टी विद अ डिफरेंस, तो आप अगर वही कर रहे हैं जो कांग्रेस करती थी, तो अंतर क्या रहा, फर्क क्या रहा? फिर देखिए, व्यवस्था परिवर्तन की बात करते थे जो वहाँ जनता दल जब बनी है वीपी सिंह, आज दिन तक वो व्यवस्था परिवर्तन हुआ नहीं। तो जैसे आप कांग्रेस के लिए एक मुसीबत बने, जैसा कि आपने बोला कि मैं कांग्रेस की जो चीजें थी, जो गलत चीजें थी, वो उजागर करता रहा, बीजेपी के लिए भी मुसीबत बन जाएंगे। मैं अपने आप को उस रोल में नहीं समझता हूँ। आप वो भूमिका हो चुकी, जो कुछ था। अब चीजों को हाइड कर देंगे, अब आप उन चीजों को उजागर नहीं करेंगे। नहीं, हाइट का सवाल नहीं है। हाइट जो है, जैसे मेरा एक ये भी वो रहा है, इतराज़ रहा है, शिकायत रही है कि अगर आप अमेरिकन हिस्ट्री को देखें तो जब रिचर्ड निक्सन का डाउनफॉल हुआ था तो वाटर गेट से हुआ था, ठीक है ना। रिचर्ड निक्सन को गिराने वाले कौन थे? मीडिया था ना। दो जने थे प्रतिनिधि मीडिया के जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन की। उसको कहते थे कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। वो देश में ख़त्म हो जा रहा है। इनका जो रोल था ना, वो रोल अब अपने सही तरीके से नहीं निभा रहे। मूवमेंट हर जगह होने की जरूरत। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म ही जब इन चीज़ों को उजागर करता है और इनको फोकस में लाता है, तो पब्लिक ओपिनियन मोल्ड होता है। मैं कुछ कहूँ, हो सकता है मेरे पर विश्वास ना करें पब्लिक, क्योंकि मैं राजनीति में कोशिश करता हूँ कि तथ्य पेश करूँ, लेकिन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जब आ जाता है, क्योंकि उन्होंने पूरी किताब लिखी है, एंडरसन है दूसरा है उनका नाम, और कैसे इन्वेस्टिगेशन। देखिए, आपकी सोर्स चाहिए। अब सोर्स वही होगी जिसको विश्वास होगा कि आप हमें सार्वजनिक नहीं करेंगे। यू हैव टू प्रोटेक्ट द आइडेंटिटी ऑफ दैट सोर्स। अब जैसे राजनीति ने एक अलग ही रूप धारण कर लिया, जिसमें पैसा, ये धंधा, ये करो वो करो, ये बन गया, वैसे जर्नलिज्म में भी वो जो एक नैतिकता थी जर्नलिज्म में, वो भी ख़त्म होगी। इसीलिए इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म होता है। तो हमारे लोगों के ऊपर जो गिने चुने हैं, हम भी ख़त्म हो जाएंगे। देखिए, अच्छे लोग राजनीति में आने के लिए अब तैयार ही नहीं हो रहे हैं। कांग्रेस का उदाहरण मैं देता हूँ, वही लोग हैं जिनकी रेपुटेशन ख़राब है, पिछली बार भी ख़राब थी। इसमें परिवारवाद चल रहा है। कांगड़ा में 15 सीटों में से 10 या 11 सीटें उन्हीं को रिपीट की हैं जिनके बाप दादे भी कांग्रेस का टिकट लेते थे, ये भी टिकट ले जा रहे हैं। तो फिर आप यंग, फ्रेश, एजुकेटेड, क्लीन, नॉन करप्टेबल जनरेशन को कहाँ से लाएंगे आप, जो झुकेंगे नहीं, जो बेदाग बेलाग होंगे। आप तो उसी को रिपीट कर रहे हैं, वही काम करेंगे। अब जो इनके ऊपर आरोप लग रहा है, हर्ष महाजन ने आरोप लगा दिया, जो राइट हैंड मैन थे वीरभद्र सिंह जी के, छोड़ा है, बीजेपी ज्वाइन कर गए, मेरे से पहले ज्वाइन कर गए थे। खुद उन्होंने आपके मीडिया में जब कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि मैं एक ज्वाइंट प्रेसिडेंट थे वो प्रतिभा सिंह के साथ, वो भी छोड़ गए। क्या काजल थे, वो भी ज्वाइंट प्रेसिडेंट थे, वो भी छोड़ गए। अतिरिक्त अध्यक्ष जिसको कहते हैं, बोथ ऑफ देम, वो भी छोड़ गए। तो आरोप उन्होंने लगा कि मैं तो अपनी आंखों के सामने देख रहा था कि पैसे का लेन देन हो रहा है वहाँ। तो वो कौन कर रहा था? इसका जवाब तो राजीव शुक्ला को भी देना चाहिए ना, वो प्रभारी थे। और जो यहाँ के लोग कहते हैं कि हमने मुख्यमंत्री थे, वो कर रहे थे, कौन कर रहे थे, इसका पता लगना चाहिए। अब जो खरीद के आए हैं और वो कहते हैं कि लाखों में सौदा नहीं हो रहा था, करोड़ों में गया था,
तो अब जिन्होंने अब वो पैसा खर्च किया है, खुदा ना खास्ता भगवान ना करे कि वो अगर जीत गए तो वसूली भी तो करनी है। जैसे देशमुख जी महाराष्ट्र में वसूली कर रहे थे, यहाँ भी वही वसूली होगी। तो ये मैं कह रहा हूँ कि सिस्टम में सुधार लाना बड़ा ज़रूरी है। पर जो आपने मूल प्रश्न अभी किया कि आप बीजेपी में ये करेंगे, एक दौर होता है हर चीज़ का ठाकुर साहब। मैंने चीजों को उजागर करने का दौर तो कभी खत्म नहीं होता। मैंने फौज में भी लड़ाई लड़ी, 3 लड़ियाँ, 3 युद्ध लड़ा हूँ। चाइना के बरखिलाफ 62 में, 65 में पाकिस्तान के बरखिलाफ, 71 की बांग्लादेश की लड़ाई वो भी मैं लड़ा हूँ। फिर मैं प्रीमेच्योर रिटायरमेंट आया हूँ, पहले ही आ गया रिटायरमेंट, तो वहाँ भी लड़ाई लड़ी, यहाँ भी मैं लड़ता ही रहा हूँ। मैंने कहा आप वो जो मेरे में एक मादा है ना, मेरे में डीएनए जो है वो लड़ाकू है, शुरू से लड़ाकू है। यहाँ भी मैं वही करूँगा। पार्टी कोई भी हो, मिजाज वही रहेगा। आप जो भी कोशिश इन्होंने खरीदने की मुझे चुप करवाने की प्रलोभन दिया, उससे मैं बिका नहीं। मेरे संस्कार ऐसे हैं कि मैं बिका नहीं। मेरी ट्रेनिंग ऐसी है, मेरी एजुकेशन है, माँ बाप ने संस्कार दिए। तो यहाँ आके जो है, देखिए मेरे पर सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर क्या था कि मैंने फैसला क्यों लिया। मेरे लिए डिसाइडिंग फैक्टर था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैं समझता हूँ कि हमारे देश के इतिहास में इतना शक्तिशाली, योग्य और काबिल व्यक्तित्व इस देश को नहीं मिला है। और मैं ये भी कहता हूँ कि अगर वो केदारनाथ जाते हैं, वो बद्रीनाथ जाते हैं, काशी विश्वनाथ जाते हैं, उज्जैन जाते हैं, या अयोध्या जाते हैं, या वहाँ वो सोमनाथ जाते हैं, जहीं पे जाते हैं, वो धर्म में आस्था है उनकी। पर उस शख्स का त्याग भी है, तप भी है और त्याग भी है। क्या कांग्रेस में रहते हुए कभी मोदी जी की बुराई करते हुए नहीं आप नजर आए? नहीं, क्या तब आपने मोदी जी की कभी बुराई नहीं की? अभी आप अच्छाई कर रहे हो। जब मुख्य प्रधानमंत्री बने हैं मोदी जी ना, तब मैं आज़ाद ही रहा। 2014 में बने ना, मोदी जी की नहीं की। मैंने यही कहता रहा कि फॉर द फर्स्ट टाइम एक ऐसा लीडर मिला है जो इस देश को दिशा दे रहा है। और आज भी मेरा मानना है कि जिन बुलंदियों पर, ये जो 2 बार उनको मौका मिला है प्रधानमंत्री को, जिन बुलंदियों पर उसने हमारे देश का नाम पहुंचा दिया है, कि आज विश्व के बड़े बड़े नेता, चाहे वो जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति हो, चाहे वो व्लादिमीर पुतिन रशिया के हों, चाहे वो फ्रांस के मैक्रोन हो, ऑस्ट्रेलिया, जापान को, इन लोगों ने मतलब तारीफ करना शुरू कर दी कि बहुत ज़बरदस्त लीडर है ये मोदी तो। और अगर हमारे देश वाले नहीं समझते हैं तो इनकी मूर्खता है। मैं समझता था, पर कांग्रेस के दौरान मैं नहीं था, मैं आज़ाद ही हो गया था, मैं आज़ाद लड़ा था। आज़ाद। चलिए, एक आरोप जो है वो कांग्रेस लगा रही है कि जो बीजेपी है, हिमाचल बीजेपी है, वो मोदी जी के नाम पे इलेक्शन लड़ रही है क्योंकि उन्होंने खुद तो कुछ किया नहीं। ये आरोप जो है वो शुरू से लेकर अब तक कांग्रेस जो है वो लगा रही है कि मोदी जी के नाम पे चुनाव क्यों जीतना चाह रहे हैं, क्यों लड़ना चाह रहे हैं। ऐसे है कि 2 चीज़ें मेरी नज़र में आई और बहुत महत्व रखती हैं, 2 स्टेटमेंट्स। गुजरात से अभी पीछे वो आ रहे थे, शायद पहले भी कहा होगा। गुजरात का दौरा करने के बाद आप ही के एक साथी सहयोगी ने, मीडिया के कोलीग ने, आपने उनसे सवाल पूछा कि साहब आप गुजरात का दौरा कर आए, अब हिमाचल में भी चुनाव हो रहा है, आप हिमाचल भी जाएंगे कि ठीक है, आपको क्या लगता है दोनों राज्यों में जीत जाएगी हिमाचल बीजेपी पार्टी की? नहीं। तो उन्होंने हंस के कहा, उन्होंने कहा देखिए, गुजरात मेरी जन्मभूमि है और हिमाचल मेरी कर्म भूमि है, और ये सही है। 4 साल गुजारे हैं उन्होंने जब यहाँ प्रभारी थे। गाँव के लोगों के हमारा कल्चर, कस्टम जो है, रीति रिवाज सब जानते हैं, थकते नहीं है बोल के ये, और बाय नेम जानते हैं। खासकर आपके मीडिया को, कॉफ़ी हाउस शिमला बैठते थे, नाम से जानते हैं, लोगों को जानते। तो जो इतना अपनापन इंसान दिखा रहा हो हिमाचल के लिए, बेशक उसकी जन्मभूमि है, कहता है मेरा कर्म भूमि है, मैं समझता हूँ यही काफ़ी है हिमाचलियों को उनके साथ जुड़ने के लिए। ये बहुत बड़ी बात है। और जो कहते हैं कि उनके नाम के ऊपर वोट मांगते हैं, अरे यूपी में भी योगी आदित्यनाथ थे, पर वोट तो मोदी के नाम पे पड़ा। अगर बिहार में उस वक्त मिलीजुली सरकार नीतीश कुमार के साथ बनी, तब भी मोदी ने बनाई, और मेजॉरिटी नीतीश कुमार को नहीं थी, बीजेपी को थी। इन्होंने उसको मुख्यमंत्री बनाया, पर मैजिक जो जादू था वो मोदी का ही चला। तो यहाँ अगर कर रहे हैं, इनकी निंदा कर रहे हैं, क्या कारण है? मैं 40 साल से जुड़ा हूँ ना, 1982 में फर्स्ट टाइम बना था। कभी भी हमारे इतिहास में, चाहे मैं भी कांग्रेस में रहा, किसी पार्टी में रहा, ज़्यादा कभी किसी पार्टी ने, किसी हुकूमत में जो सत्ता में थी पार्टी, केंद्र ने इतनी मदद कभी हिमाचल को नहीं दी। हम पिटते ही रहते थे,
वीरभद्र सिंह पिटता रहता था, मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, उनके सामने भी, प्रधानमंत्री तब भी, सोनिया जी को मिल, अहमद पटेल को मिल, क्या है अंबिका सोनी को मिल, हमें मदद कर, पिटते रहते थे। बड़ी सीमत की छोटी सी स्टेट है, क्या देना है हमने उसको, पर इन्होंने तो तिजोरी खोल दी है इन्होंने तो। ये तो हमारा सौभाग्य है हिमाचल प्रदेश का, जितनी आर्थिक स्थिति, जितने प्रोजेक्ट हमारे क्लियर हुए, और वो भी प्रायोरिटी के ऊपर, युद्ध स्तर के ऊपर प्रोजेक्ट एक के बाद एक के बाद क्लियर हो जाते, तो इम्पैक्ट उसका पड़ा है, फायदा हुआ है लोगों को, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया है हमारा, तो ये हमें बहुत आगे ले जाएगा। तो उनका जो जो स्नेह है हिमाचल के लिए, और जो उनकी नज़रों में ये सही है कि अगर वो हिमाचल आ रहे हैं, अपनी कर्मभूमि में आ रहे हैं और करें तो इट्स टोटली ओके। इनके अलावा एक और ही थे सिर्फ, अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने यहाँ मकान भी बना लिया था कुल्लू मनाली में ना, वो मतलब उनका भी बड़ा प्रेम था। हालांकि मैं उस वक्त बीजेपी में था, पर उनके साथ मीटिंग वगैरह होती रहती, बड़ा प्रेम था। एक सवाल सर यहाँ पर यह आता है कि आपने जैसे कि जनता की बात की, और जनता अभी बहुत ज्यादा समझदार हो गई, उसको बरगलाना इट्स नॉट अ जोक। सो अब वो नेता जो लगातार अपनी पार्टियों को स्विच कर रहे हैं, बदल रहे हैं, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, उसको भी जनता देख रही है, क्या लगता है कि उनको लेकर क्या इमेज बन रही है? जो इंसान अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जा रहा है और फिर कुछ साल बाद उसकी सिचुएशन बदलती है और फिर वो किसी और पार्टी में जाता है, उसको किस नजरिए से, आपके नजरिए से जनता देखती है? मैं आपको बताऊंगा कारण क्या है। कारण ये है कि विचारधारा नहीं रही किसी पार्टी की। अगर कोई विचारधारा अब है, पहले भी थी, देखिए एक तो सेंट्रलिस्ट होते हैं ना, एक लेफ्टिस्ट एक राइटिस्ट। ये जो हमारे वामपंथी थे ये लेफ्टिस्ट थे, कांग्रेस बाय एंड लार्ज सेंट्रलिस्ट थी, मध्य मार्ग वाली, बीजेपी राइटिस्ट थी। कम्युनिस्ट और कांग्रेस की तो वो जो रेखा जो थी जिसको डिवाइड करती ख़त्म होती गई, सिर्फ नक्सलाइट्स अलग रह गए, पर लेफ्ट फ्रंट जो है यूचरी के नीचे जो है, इन लोगों के नीचे ख़त्म हो गया, कांग्रेस और एक होगी। वो जो नारे लगा रहे थे कि हम देश के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, वो कन्हैया लाल जी, वो आज कांग्रेस में है ना। ऐसे तत्व ले लिए इन्होंने, तो वो विचारधारा नहीं रही। बीजेपी की विचारधारा, मात्र एक पार्टी रहेगी इसकी विचारधारा है, बाकी तो कॉम्प्रोमाइज़, जहाँ आपका मुफाद है, फ़ायदा है, कॉम्प्रोमाइज़ फॉर दैट, गेट इनटू पावर टू लूट द कंट्री। अगर लूटना है अपने मुल्क को तो आप इस पार्टी में चले जाइएगा। बीजेपी में कुछ और प्रोटोकॉल बना दिया। लड़ते रहेंगे आप अब चीजों को लेकर? मैं तो कह रहा हूँ लड़ता रहूँगा, पर मुझे भी तो संरक्षण चाहिए। मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे लिए काफ़ी है, एक मंत्र है मेरे लिए, कि अगर वो कहता है कि ना मैं खाता हूँ ना खाने देता हूँ, काफ़ी है, मैं लड़ूंगा। वही लड़ाई लड़ रहा हूँ ना मैं, वही लड़ाई जिसकी वो उनकी फिलॉसफी है, ऐसी फिलॉसफी है और देश के प्रति है। मैंने भी अपनी सेवाएं देश के लिए दी हैं, इसकी रक्षा के लिए, मैं इसको आगे बढ़ाने के लिए भी दिया। मनकोटिया सिर्फ समाज सेवा करेंगे पार्टी में आके, या फिर कोई पद भी चाहिए उनको? जीवन के इस दौर पे आके, इस मंजिल पे आके, वैसे ख्वाहिशें मेरी अब है नहीं। ख्वाहिशें कभी खत्म नहीं होती। नहीं, मैं कह रहा हूँ ख्वाहिशें नहीं है। ख्वाहिशें जो हैं, सबसे बड़ा जो एक जो हमें उपदेश जो है मिलता है भगवत गीता से भी, विवेकानंद से भी, बड़े बड़े जो हमारे संत महात्मा हुए, कि पहले अपने डिज़ायर को ख़त्म कीजिएगा। तो हमने बहुत देख लिया ना जीवन में। जो आए वो कबूल है, लेकिन कोई इच्छा नहीं। नहीं, कोई डिमांड भी नहीं, कोई मांग नहीं। सिर्फ ये है कि मैंने कहा कि एक मैंने ही नारा दिया है, 2024 मोदी वंस मोर, वो ज़रूर हमने जिताना है। वी नीड मोदी 5 साल के लिए और ज़रूर चाहिए इसके बाद, ताकि जिस दिशा में हम बढ़ रहे हैं और जो उनका नेतृत्व, हम बहुत कुशल नेतृत्व, योग्य नेतृत्व, शक्तिशाली नेतृत्व दे रहे हैं, बढ़ रहे हैं। इकोनॉमी के बारे में देखिए, सारे संसार में इकोनॉमी डाउन ट्रेंड आ गया है। देखिए इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, चाइना में भी आ गया, अमेरिका में भी, फ्रांस में भी। इस वक्त IMF और वर्ल्ड बैंक इत्यादि जो हैं, ये फाइनेंशियल संस्थाएं, जो इंस्टीट्यूशन, सिर्फ इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, मोदी की तारीफ कर रहे हैं कि आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन स्थिर है, स्टेबल है। सर एक आखिरी सवाल मेरा, और बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प जवाब चाहूंगा कि आने वाले वक्त में अगर सिचुएशन ठीक नहीं रही और मेजर मनकोटिया यूं ही बढ़ते रहे, और क्या फिर से वो अपनी कोई पार्टी जो है वो बदल लेंगे? नहीं, देखिए अब भी मैं चुनाव नहीं लड़ा था, अब चुनाव नहीं लड़ा था ना, मैंने कह लिया था। मैंने यही कहा था कि मेरा टारगेट कांग्रेस पार्टी रहेगी, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो। पर ये तो जब प्रस्ताव ही ऐसा आया, बहुत तो उन्होंने, मैं समझता हूँ कि उदारता दिखाई कि मुझे प्रस्ताव दिया कि आप बीजेपी में क्यों नहीं आते हैं। तो मैंने समझा कि ये तो मौका है मेरे लिए बहुत अच्छा,
और जैसे मेरी निष्ठा प्रधानमंत्री में है, और ये बिल्कुल गलत है कि मैंने उनकी आलोचना की, कभी नहीं की है, तारीफ की है यहाँ भी। औरों के ऊपर आरोप लगाए होंगे बीजेपी मैंने, पर मोदी को मैंने कहा कि बहुत बढ़िया आ रहा है। और अब जो है, आप जो कह रहे हैं कि अगर ऐसे ही तृष्णा मेरी रहती तो मैं चुनाव लड़ लेता, फिर लड़ लेता, पर और टिकट भी कबूल कर लेता कांग्रेस का। पर मैंने कहा ये जो लोग हैं जो काली करतूतों वाली, कांग्रेस काली करतूतों वाली, के क कांग्रेस काली करतूतों वाली, इसके साथ कोई हमारा लेन देन नहीं है। इसका पर्दाफाश करना है, मैंने जनता को बताना है कि देखिए ये सही तस्वीर है और बड़ी भयानक और बदसूरत तस्वीर है कांग्रेस की। ये मेरी कोशिश रहेगी उनको बताना, और ये भी कोशिश रहेगी कि आप भरोसा रखिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही इस देश को और इस प्रदेश को आगे ले जाने वाला है और खुशहाली लाने वाला है। शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सो हमारे साथ थे विजय सिंह मनकोटिया जी, मेजर साहब, और बहुत ही उम्दा तरीके से चीज़ों को कहा जाए कि एक्सप्लेन करने वाले। और अब देखना यही है, क्योंकि चुनाव में महज चंद दिन रह गए हैं, वोटिंग के चंद दिन रह गए हैं, और जनता जनार्दन आप सभी जानते हैं भाई कि वोट की ताकत का इस्तेमाल जनता करती है और बहुत प्यार और बहुत खूबसूरती से करती है। कब किस पर अपनी मोहब्बत जो है वो न्यौछावर कर दे कोई नहीं जानता। तो इंतजार रहेगा 8 दिसंबर का, जब तय होगा हिमाचल की किस्मत आने वाले 5 सालों के लिए। सो फिलहाल के लिए मुझे यानी गौतम ठाकुर विद कैमरामैन जग्गी दीजिए इजाजत। नमस्कार।